अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हम बात कर रहे हैं ज़ियाई तालीफ को मुतासिर करने वाले अवामिल। मुतासिर करने वाले अवामिल का मतलब क्या होता है? ऐसे अवामिल जो क्या करेंगे, वो पौधों के अंदर जो ज़ियाई तालीफ का अमल है उसको या तो कम कर देंगे या तो ज्यादा कर देंगे। लेकिन आमतौर पर मुतासिर करने का मतलब होता है नुकसान में डालना। मुतासिर करने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? इसको अफेक्टिंग क्या बोला जाता है? अफेक्टिंग। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग दी फोटोसिंथेसिस यानी ज़ियाई तालीफ के अमल को क्या करने वाले? मुतासिर करने वाले, उसको नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल की बात कर रहे हैं ना। हमको ज़ियाई तालीफ को नुकसान पहुंचाने वाले जो अवामिल होते हैं उनको पढ़ना क्यों जरूरी है? अब फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करे, खेती करना है, तो खेती आप कब करते हैं? बारिश के दिनों में करते हैं। नहीं, मैं बारिश में नहीं करूंगा, बारिश के दिनों के बाद करूंगा, है ना। सूरज की रोशनी के अंदर करते हैं। नहीं, मैं सूरज के अंदर नहीं करूंगा, मैं उसके ऊपर टीन शेड लगा दूंगा, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से पौधों को बहुत तकलीफ होती है, वो रोते हैं, मेरे को बोलते हैं मुजाहिद भैया बचाओ। ऐसा है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि जो फैक्टर उनको नुकसान पहुंचाने वाले वो ऐसे कौन से फैक्टर है जो ज़ियाई तालीफ के अमल में क्या करते हैं? मुश्किल डालते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके हम अच्छे से क्या कर पाएंगे? काश्तकारी। तभी जाके हम क्या कर पाएंगे? अच्छे से खेती। तभी हम अच्छे से जाके क्या कर पाएंगे? एग्रीकल्चर। नाउ अब पौधों और फसलों की पैदावार का जो तयन है उसको करने के लिए ज़ियाई तालीफ की शरह बहुत अहम है। अगर ज़ियाई तालीफ की शरह यानी उसकी जो रेट है या वो जो काम करने का अमल है, अगर वो कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, पैदावार कम होगी, और अगर ज्यादा होगा तो पैदावार भी ज्यादा होगी। अगर अच्छे से पौधे की ग्रोथ होगी तो फल भी वो अच्छे देगा। ठीक है। तो ज़ियाई तालीफ के अंदर कई अवामिल है जिसके जो ज़ियाई तालीफ का अमल है वो कई सारे ऐसे अवामिल होते हैं जिनकी वजह से वो होता है, उनके ज़ेर असर होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो अंदरूनी अंदरूनी मतलब जो पौधे के अंदर खुद हो गए, और कुछ ऐसे हो गए जो बैरूनी होते हैं। अब अंदरूनी असबाब में कौन कौन है? तो अंदरूनी असबाब में पत्तियों की तादाद, पत्तियों का साइज, यानी अगर पत्तियों का नंबर ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, पत्तियों का साइज ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा भी होगा। लेकिन अगर पत्तियों का साइज बहुत ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा, पानी का लॉस होने का खतरा भी ज्यादा है। फिर उम्र की बात करें तो पत्तियों की उम्र है, अगर पत्तियों की बहुत ज्यादा उम्र है तो वो उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा क्या? अरे भाई, बूढ़ा आदमी है तो बूढ़ा आदमी ज्यादा काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो जो यंग होगा वो। इसी तरह से दूसरी बात, अगर पत्तियों की बात करते तो उनकी बनावट, इसी तरह से मीजोफिल खलिए, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। फिर अंदरूनी कार्बन डाइऑक्साइड का इर्तिकास, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इर्तिकास कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अगर ज्यादा है तो ग्लूकोज ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम है तो ग्लूकोज कम बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ही इस्तेमाल करके क्या बनता है? ग्लूकोज। तो 6 कार्बन अगर रहेंगे तो एक ग्लूकोज बनेगा। बात समझ में आई? तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर कम हो गया तो प्रोडक्शन यानी ग्लूकोज कम होगा, ग्लूकोज कम होने का मतलब है स्टार्च कम होगा, स्टार्च कम होने का मतलब है उस पौधे से जो ग़िज़ा आपको मिलने वाली है वो ग़िज़ा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह से क्लोरोफिल की मिकदार, क्लोरोफिल मतलब पिगमेंट जो लाइट को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं, जज्ब करते हैं, कबूल करते हैं। उनके नंबर अगर कम हो गया तो कम से कम लाइट कबूल होगी, लाइट कम कबूल होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी क्या हो जाएगा? कम होगा। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है ये कौन से हैं? अंदरूनी। और अंदरूनी अवामिल पौधे की नमू और जीनी रुझान पर मुनासिर होते हैं। अगर पौधे की नमू अच्छी है तो लीफ अच्छे होंगे, लीफ के नंबर भी ज्यादा होंगे, लीफ के नंबर ज्यादा होंगे तो सिंथेसिस भी ज्यादा होगा। वैसे ही जीनी यानी डीएनए, डीएनए का क्या खेल होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसा पौधा लिया जिसके अंदर फल जो लगते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब उसके जो बीज रहेंगे वो भी ऐसा पौधा देगा जिसके फल ज्यादा अच्छे रहेंगे। यानी जो जीनी मादे होते हैं वो भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। अब उसके बाद बैरूनी असबाब की बात करते हैं। तो बैरूनी असबाब में सबसे पहला पहला अवामिल कौन रहेगा? सूरज की रोशनी की दस्तयाबी। अगर सूरज की रोशनी कम है तो फोटोसिंथेसिस खुद ब खुद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्शन ग़िज़ा वो भी क्या हो जाएगी? कम। इसी तरह से दर्जे हरारत,
अगर गर्मी के दिन है तो पत्ते क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, लेकिन कुछ पत्ते उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो सर्दी में बड़े अच्छे खिलते हैं, लेकिन कुछ पत्ते होते हैं मर जाते हैं। इसका मतलब कुछ पत्तों के लिए दर्जे हरारत सर्दी वाला अच्छा होता है, कुछ पत्तों के लिए दर्जे हरारत सर्दी वाला खराब होता है। वैसे ही गर्मी वाला भी मामला है, इसका मतलब दर्जे हरारत भी अहम रोल प्ले करता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का इर्तिकाज है और एक अहम है, वो है पानी। तो पौधों में जियाई तालीफ के दौरान ये तमाम जो असबाब है ये बैक वक्त एक साथ क्या करते हैं, असरअंदाज होते हैं। इनमें से कोई भी फैक्टर अगर कम ज्यादा हो गया तो पौधे की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, चूंकि कई बाहमी अवामिल है, यानी ये इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। जैसे क्रिकेट की टीम है या फुटबॉल की टीम है, सारे फील्डर मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो समझो ये सब फील्डर है, प्लेयर है, तो ये सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। यानी वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की तस्बीत करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेंगे, या जियाई तालीफ पर बैक वक्त ये क्या करते हैं, असरअंदाज होते हैं। उमूमन एक सबब जियाई तालीफ की शरह को महदूद करने का बास बनता है। यानी अगर ये चारों में से कोई एक भी अगर डिस्टर्ब है, बराबर नहीं है, तो वो पौधे की जो ग्रोथ है, नमू है, उसको क्या कर देगा, मुतासिर। और अगर एक भी फैक्टर ऐसा करता है तो चुनांचे किसी एक शरह का तयन इस सबब से होगा जो मुनासिब सतह से क्या होगी, कम दस्तयाब होगी, और उसको बोला जाता है मिनिमल फैक्टर। क्या बोला जाता है इसको, मिनिमल फैक्टर। मिनिमल फैक्टर का मतलब क्या होता है, मिनिमल फैक्टर का मतलब होता है ऐसा फैक्टर, ऐसा अवामिल जिसकी कम से कम मिकदार जो जरूरी थी वो भी नहीं है। नमक, खाना खराब हो जाता है, नमक की मिकदार लगती कितनी है, बहुत, एक चुटकी सिंदूर, सॉरी एक चुटकी नमक, एक चुटकी नमक रहता है ना, एक चुटकी नमक से खाने का बदल जाता है। तो इसका मतलब उस खाने के अंदर, उस खाने के टेस्ट को खराब करने वाला कौन है, नमक। तो अगर नमक की कम से कम मिकदार भी गायब है, इसका मतलब खाने का पूरा टेस्ट बिगड़ गया। इसका मतलब खाने के टेस्ट को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है, नमक। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लाइट की जो मिकदार है, कम से कम मिकदार उसको जितनी चाहिए, अगर वो नहीं रही, तो उस वक्त हम बोलेंगे कि लाइट ये कौन है, मिनिमल फैक्टर। लाइट वो फैक्टर है जिसने पौधे की ग्रोथ को क्या कर दिया, मुतासिर। अगर फॉर एग्जांपल सूरज की, सॉरी उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी मिकदार चाहिए था, कम से कम मिकदार, वो भी नहीं है, तो इसका मतलब पौधे की ग्रोथ को डिस्टर्ब करने वाला जो फैक्टर है वो कौन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी चारों में से कोई भी अगर उसकी कम से कम मिकदार जितनी चाहिए थी उससे भी अगर वो कम हो जाए, तो वो पौधे की ग्रोथ को क्या कर देगा, मुतासिर। बात समझ में आ रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, मिनिमल फैक्टर। नाउ अब एक और चीज कि जो भी हयातियाती या हयातियाती कीमियाई अमल है, क्योंकि हमको मालूम है पौधों के अंदर जो भी अमल हो रहा है वो बायो सिंथेटिक पाथवे वाला अमल है, तो किसी हयातियाती या हयातियाती कीमियाई अमल पर कई अवामिल असरअंदाज होते हैं। तो इस पर जो ब्लैकमैन है 1905 में, उन्होंने एक तहदीदी अवामिल का कानून दिया, और उस तहदीदी अवामिल के कानून को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अभी जो मैंने बोला ना लिमिटिंग फैक्टर, तो उन्होंने एक कानून दिया, और वो कानून क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है, जो बात मैं पहले बोल रहा था कि किसी भी फैक्टर या अवामिल की जो कम से कम मिकदार है, अगर उससे भी वो कम हो जाए, तो इसका मतलब है ग्रोथ नहीं होने का जिम्मेदार वो है। बात समझ में आया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कीमियाई अमल एक से ज्यादा अवामिल से मुतासिर होता, तो इसकी शरह का तयन इस आमिल की बुनियाद पर होगा, उस फैक्टर की बुनियाद पर होगा जिसके अपने कम से कम कदर के करीब होगा, यानी उसकी कम से कम मिकदार होना चाहिए था। अगर इस आमिल की मिकदार में तब्दीली की जाए तो ये इस अमल को बराह रास्त क्या करता है, मुतासिर करता है। तो ये उनका क्या था कानून कि कम से कम मिकदार उसकी जरूरत थी, लेकिन उससे भी कम वो अगर हो जाए तो अब वो ग्रोथ को क्या कर देगा, मुतासिर। तो इसीलिए यहां बोला जा रहा है कि कोई भी कीमियाई अमल हो और उस कीमियाई अमल में एक से ज्यादा अवामिल, एक से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट है, पानी है और सूरज की रोशनी है, ये सब फैक्टर है। तो अब एक से ज्यादा फैक्टर में से कोई एक भी अगर
कम हो जाता है। वो भी कम कब होगा? उसकी अपनी खुद की जरूरत की कम से कम मिकदार से भी कम, ठीक है, तब उसको क्या बोला जाएगा? लिमिटिंग फैक्टर। उसको बोला जाएगा तहदीदी आमिल। क्या बोला जाएगा उसको? तहदीदी आमिल। अवामिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक से ज्यादा अगर है, अगर एक होगा तो तहदीद। तहदीद का मतलब यहाँ क्या है? हद। यानी उसने उसकी हद से आगे बढ़ने नहीं दिया, यानी ग्रोथ को बढ़ने, इसलिए उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया रहा है? तहदीदी। बात समझ में आई? अब मिसाल के तौर पर सब्ज पत्ते और भरपूर रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में पौधा अगर जियाई तालीफ नहीं कर पाएगा, कब? अगर दर्जे हरारत बहुत कम हो। इसका मतलब लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया? दोबारा समझो। सब्ज पत्ते यानी पत्तों के नंबर भी ज्यादा है, रोशनी भी भरपूर है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी ज्यादा है, तो पौधा जियाई तालीफ कर रहा है। लेकिन अगर दर्जे हरारत कम हो जाए, टेम्परेचर अगर कम हो जाए, तो नतीजे में यह होगा कि पौधे की ग्रोथ, उसकी नमू नहीं होगी, मुतासिर हो जाएगी। इसका मतलब मुतासिर करने वाला कौन है? दर्जे हरारत, टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर जितना चाहिए था उतना, यानी मिनिमम जो चाहिए था उससे भी कम हो गया, इसलिए मुतासिर करने वाला कौन हो गया? तो इस पत्ती को अगर माकूल मिकदार में दर्जे हरारत मुहैया कराया जाए तो सियाई तालीफ का अमल क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। इसलिए आप देखो, ये जो बात, जब ये बात खेती करने वालों को या किसान को समझ में आई, तो अब हमारे पास क्या होता है? अगर सूरज की रोशनी पौधों को कम पड़ रही है, या कुछ ऐसे पौधे जिनको सूरज की रोशनी ज्यादा है, तो वो बाकायदा एक टेंट लगाते हैं ना। और टेंट लगा के अंदर क्या करते हैं? लाइट्स देते हैं, यूवी लाइट्स, ताकि सूरज की जो रोशनी की जो जरूरत थी वो लाइट क्या करती है? पूरी करती है, यानी वो कमी को वो पूरा करते हैं। इसी तरह से आज हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जमीन के अंदर अगर फर्टिलाइजर नहीं है, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट नहीं है, तो हम वो फर्टिलाइजर डालते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? हम जो कमी है उस कमी को क्या करते हैं? पूरा करने की कोशिश करते हैं, ताकि जियाई तालीफ का अमल जो होता है वो क्या हो जाए? सही तरीके से। बात समझ में? तो इसको बोला जाता है लिमिटिंग फैक्टर या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया? ब्लैकमैन, काला इंसान। मतलब ट्रांसलेशन इसलिए बोला था कि याद रहे, नहीं तो एग्जाम में लिखेंगे कि सर ने हमारे बोले थे काला इंसान। ब्लैकमैन उनका नाम है। ठीक है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है ना। अब कौन कौन से फैक्टर हैं? तो उन फैक्टर में सबसे पहले फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, वो कौन है? रोशनी। कौन है? रोशनी यानी लाइट। रोकते हैं? वैसे अपने पास 4-5 मस्जिद है, किसी एक मस्जिद के अजान आराम से सुन सकते हैं। खैर आप बोले तो रोक लेते हैं। बच्चा अजान के बाद
ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहला फैक्टर जो है वो रोशनी है, लाइट है ना। जब हम ये बात करते हैं कि ज़ियाई तालीफ के ऊपर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स में से रोशनी एक फैक्टर है, तो हमको जो रोशनी है या जो लाइट है उनको तीन तरह से समझना पड़ेगा। कैसा? फॉर एग्जाम्पल गर्मी के दिनों की बात करें तो सूरज की रोशनी की मिकदार क्या होती है? ज्यादा। बारिश की बात करें तो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि रोशनी जो है, उस रोशनी की जो जो शक्लें है वो अलग अलग होगी। इसका मतलब हमको तीन तरह से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक, रोशनी की किस्म। रोशनी की किस्म का मतलब हो गया टाइप ऑफ लाइट। दूसरा, रोशनी की शिद्दत। गर्मी में रोशनी की शिद्दत ज्यादा होगी बनिस्बत दूसरे मौसम के। इसी तरह से रोशनी की मुद्दत, यानी उसकी ड्यूरेशन। अब आमतौर पे अभी सर्दी के दिन चालू है तो ड्यूरेशन क्या हो गई? कम। गर्मी के दिनों में ड्यूरेशन क्या हो जाती है? ज्यादा। तो इस तरह से अगर पौधों की ग्रोथ की बात अगर हम गर्मियों में करेंगे तो क्या होगा? रोशनी की मिकदार ज्यादा रहेगी, सर्दी के दिनों में रोशनी की मिकदार कम रहेगी। टाइप की बात करेंगे तो उसमें अलग अलग रेंज है। हमने पढ़ा कि जब लाइट को हम तोड़ते हैं तो उसमें स्पेक्ट्रा बनता है। अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, विबज्योर होता है, रेड, ग्रीन, ये सारे कलर होते हैं। फिर दूसरी है उसकी शिद्दत, मुद्दत और किस्म। ठीक है, तो तीनों बातें हो गई। तो अगर हम बात करते हैं कम रोशनी की मौजूदगी में पत्तियों पर गिरने वाली जो रोशनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो तस्वीर है उसकी शरह में हमको क्या देखने को मिलेगा? उसकी शरह में हमको खत्ती ताल्लुक देखने को मिलेगा। अब ये खत्ती ताल्लुक या लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसा जैसा रोशनी है, जो रोशनी है, रोशनी की मिकदार जैसा जैसा बढ़ेगी वैसा वैसा यहां पर ज़ियाई तालीफ का अमल या फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो क्या होगा? बनता जाएगा। तो सूरज की रोशनी अगर बढ़ रही है तो वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का अमल भी बढ़ेगा। तो अगर हम उसको जोड़ते जाते हैं तो यहाँ पर एक डॉट आएगा, यहाँ एक डॉट आएगा, यहाँ एक डॉट आएगा, यहाँ एक, तो इस तरह से इनके बीच में क्या बनेगा? लीनियर रिलेशन, यानी खत्ती रिलेशन। अगर रोशनी बढ़ रही है तो ज़ियाई तालीफ का अमल भी धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब होगी? जब रोशनी क्या है? कम। लेकिन अगर ज्यादा रोशनी मौजूद हो तो ये शरह धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले रोशनी की शरह सिर्फ 5 थी, फिर धीरे धीरे 10 हुई, फिर 15 हुई। तो पहले कम थी तो उसके अंदर जैसा जैसा रोशनी में इजाफा हो रहा है वैसा वैसा ज़ियाई तालीफ के अमल में इजाफा हो रहा है। फिर जैसी रोशनी बढ़ी तो ज़ियाई तालीफ का अमल भी क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन एक वक्त ये आएगा कि जहां पहुंचकर ये जो अमल है ये आगे नहीं बढ़ सकता। और जब ये अमल आगे नहीं बढ़ेगा तब हम बोलेंगे कि रोशनी अब क्या बन गई? लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर, या हम उसको कह रहे हैं कि क्या बन गया वो? तहदीदी अमल। अब ये अमल क्यों होगा? इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहां पर रोशनी का सैचुरेशन हो जाता है, सेरी हो जाती है। तो जो सूरज है ये क्या करता है? सूरज की रोशनी का 10% होता है जो उसको सैचुरेट कर देता है। सैचुरेट करने का मतलब क्या होता है? जैसा अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अब अगर मैं पढ़ा रहा हूं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अब तीसरे चौथे घंटे के बाद आपके दिमाग में कोई चीज जाने वाली है क्या? नहीं। उसको बोला जाता है सैचुरेशन। 1 लीटर की पानी की बोतल है, अब 1 लीटर की पानी की बोतल आपने पूरी भर दी, अब उसमें कुछ और ऐड हो सकता है क्या? नहीं। तो आप बोलेंगे कि ये क्या हो गई? सैचुरेट, यानी अब इसमें कोई इजाफा होने वाला नहीं है। तो एक वक्त ये आता है कि जब सूरज की रोशनी कम होती है तो जैसा जैसा सूरज की रोशनी बढ़ती है ज़ियाई तालीफ का भी अमल बढ़ता जाता है। सूरज की रोशनी ज्यादा होगी तो ज़ियाई तालीफ का अमल भी ज्यादा होगा। लेकिन एक वक्त ये होगा कि अगर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा हो जाए तो ज़ियाई तालीफ का अमल क्या हो जाएगा? कम। उस वक्त हम बोलेंगे कि लाइट ये एक लिमिटिंग फैक्टर बन गया, यानी इसकी वजह से क्या हो गया? सैचुरेशन, यानी उसके अमल में क्या आ गया? सेरी आ गई। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने पहले बोला कि जो मुतासिर करने वाले फैक्टर है वो कम होने पर भी नुकसान है, ज्यादा होने पर भी नुकसान है। अब उसको समझ लीजिए। यहां पर जो कर्व है वो कर्व क्या बता रहा है? जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या बता रहा है? ये देखिए यहां पर
ठीक है। नाउ क्या हुआ, सूरज की रोशनी पहले कम थी तो जियाई तालिब का अमल भी, जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ी जियाई तालिब का अमल बढ़ा, जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ी जियाई तालिब का अमल बढ़ा। लेकिन जब सूरज की रोशनी एक हद से ज्यादा हो गई तो अब जियाई तालिब का अमल आगे ऊपर बढ़ रहा क्या, नहीं, उसके अंदर क्या आ गया, स्टेशनरी फेज। यानी अब जियाई तालिब का अमल ऊपर और बढ़ने वाला नहीं है, जितना था अब उतना ही आगे बढ़ता रहेगा, उससे ज्यादा जियाई तालिब का अमल नहीं होगा। तब हम बोलेंगे कि ये कंडीशन कौन सी है, सैचुरेशन। कौन सी कंडीशन है, सैचुरेशन है। यानी यहां पर अब लिमिटिंग फैक्टर कौन है, तहदीदी फैक्टर कौन बन गया, लाइट। लाइट की मौजूदगी में जियाई तालिफ का अमल क्या हो गया, मुतासिर, अफेक्टेड। ठीक है, तो इसलिए हम यहां कहते हैं कि हम क्या कहते हैं। अब एक और चीज है कि ऐसे पौधे जो घने पौधे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक बड़ा सा पौधा है और इस बड़े से पौधे के नीचे यहां पर छोटे छोटे पौधे। अब जब सूरज की रोशनी यहां पर आएगी तो सूरज की रोशनी, यानी 12 बज रहे हैं, 12 बजे सूरज जब यहां पर आ जाएगा तो इसके ऊपर तो सूरज की रोशनी की मिकदार ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, सैचुरेशन। यानी अब ये जियाई तालिफ का अमल और ज्यादा कर सकता है क्या, नहीं। लेकिन ये जो नीचे छोटे छोटे प्लांट है, ये छोटे छोटे प्लांट के ऊपर अभी भी क्या होगा, यहां से कुछ कम लाइट यहां पर आएगी। यानी यहां आने वाली जो लाइट, अभी भी इनको जो लाइट मिल रही है उसकी मिकदार क्या है, कम। इसका मतलब अभी इनके अंदर लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। क्योंकि लाइट लिमिटिंग फैक्टर कब बनेगा, जब उसकी तादाद या तो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत। तो यहां पर इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम सैचुरेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उन पौधों के अंदर जो कहां पर होते हैं, साए में होते हैं या घने जंगलों में पाए जाते हैं, रोशनी की शाजो नादर ही क्या होती है, जियाई तालिब के लिए तहदीदी होती है। इसलिए ध्यान में अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि जो घने सायादार पौधों के अंडर पौधे होते हैं उनके अंदर कौन से फैक्टर लिमिटिंग है, तो याद रखना कि उसमें रोशनी कभी भी लिमिटिंग फैक्टर, क्यों, क्योंकि वो जो लाइट जब भी आएगी, चाहे 12 बजे आओ कभी भी आओ, वो पत्तों के बीच में से आएंगी। यानी सूरज की रोशनी की जो शिद्दत है उसमें क्या रहेंगी, कम। नतीजे में के अंदर कभी भी रोशनी लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनेगी। यानी उनके अंदर धीरे धीरे रोशनी की मिकदार हमेशा बढ़ते जाएगी, इसलिए उनके अंदर जियाई तालिब का अमल भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए याद रखना है कि जो साए के अंदर होते हैं या घने जंगलों में पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके अंदर रोशनी कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती। तो आने वाली रोशनी में एक खास हद तक के क्या होता है, इजाफा क्लोरोफिल को नुकसान पहुंचाता है और जियाई तालिब की शरह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये किसमें नहीं हो रहा है, ये किसमें नहीं हो रहा है, छोटे पौधों में। लेकिन बड़े पौधों की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, रोशनी की जो मिकदार है वो बढ़ रही है, जिसके नतीजे में उनके अंदर क्लोरोफिल का क्या होगा, नुकसान होगा और जियाई तालिब की अमल बड़े पौधों में क्या हो जाएगी, कम। लेकिन जो छोटे पौधे घने पौधे उनमें ये अमल, इसीलिए यहां पर बोला गया कि रोशनी शाज़ो नादरी जियाई तालिब के लिए क्या होती है, अदीदी फैक्टर होता है। याद रहेगा, क्यों, क्योंकि जो जो भी सूरज की रोशनी आ रही है वो क्या होकर आ रही है, फिल्टर, कम। उसकी शिद्दत क्या हो चुकी है, कम। उसकी तादाद क्या हो चुकी है, कम। तो जो सायेदार होंगे, उन जो साये में होंगे उनको कोई नुकसान, इसीलिए जो भी नुकसान उठाना होता है माँ बाप को उठाना होता है। उनके साये में हम जो होते हैं तो हम तो बहुत खुशो खुर्रम होते हैं, फिर हमारी शादी होंगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे बड़े अच्छे रहेंगे। लेकिन वो जो सारी मुश्किलात है वो फेस कौन कर रहा है तो जो नेचर होता है ना वो बहुत सारी बातें ना ऐसे ही सिखा देता है, बस उसमें गौर करना पड़ता है ना। एक और फैक्टर है, वो फैक्टर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑनलाइन वालों को समझ रहे हैं, आफिया, उमेर, बात समझ रही है बेटा ना। अब अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकास की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार के, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये जियाई तालिब के लिए बहुत अहम तहदीदी आमिल है। यानी ये बहुत अहम लिमिटिंग फैक्टर है। यानी ये ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा फैक्टर है, अगर ये नहीं मौजूद रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा काम किस पे डिपेंड है, कार्बन डाइऑक्साइड का इर्तिकास फिजा में बहुत कम होता है। यानी फिजा में आमतौर पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी की बात करते हैं तो कितनी होती है, 0.03 से 0.04। हम यही बात जो 0.03 यहां लिखी है, हम जब हम
ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, वहां पर भी हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी होती है। तो याद रखना कि कितनी होती है, 0.03। नाउ इस इर्तिकाज में 0.05% तक इजाफा कार्बन डाइऑक्साइड की तस्बीत की शरह में क्या करता है, इजाफा। यानी अगर कितनी क्वांटिटी हो जाए, यानी आमतौर पे 0.03 क्वांटिटी है, मिकदार है, तो उसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन उस फोटोसिंथेसिस के अमल में इजाफा उस वक्त होगा जब वो क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़कर कितनी हो जाएगी, 0.05। इससे ज्यादा तवील मुद्दत अगर वो हो जाती है तो उससे क्या होगा, नुकसान। इसका मतलब ये है कि जब फोटो से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी की और फोटोसिंथेसिस यानी जियाई तालीफ के अमल की बात करें, तो जब तक धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो जियाई तालीफ का अमल भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक वक्त आने के बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ती है तो अब जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो क्या हो जाएगा, कम। यानी अगर उसकी मिकदार से अगर वो ज्यादा हो गया तो अब वो क्या करने वाला है, नुकसान। तो इसलिए हम बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आके क्या बन जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर, तादीदी आमिल। ना कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकास के तई C3 और C4 जो पौधे होते हैं उनका रद्द अमल क्या होता है, मुख्तलिफ। जैसा हमने कहा कि C4 पौधे कहां होते हैं, गर्म इलाकों में होते हैं। C3 कहां होते हैं, जहां पर दर्जे हरारत कम होता है, ज्यादा नहीं होता। तो अब अगर कम रोशनी की मौजूदगी में दोनों ग्रुपों की C3 और C4 से, तो कोई भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकास पर कोई रद्द अमल नहीं करता। कब बात हो रही है, जब सूरज की रोशनी क्या है, कम। तो सूरज की रोशनी अगर कम हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाए तो दोनों में कोई भी नुकसान या कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रोशनी की शिद्दत ज्यादा हो जाए या रोशनी की ज्यादा शिद्दत हो जाए, नतीजे में क्या होगा, C3 और जो C4 पौधे हैं वो दोनों पौधे जियाई तालीफ की जो शरह है उसमें क्या कर देंगे, इजाफा। सूरज की रोशनी अगर ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है तो जियाई तालीफ का अमल ज्यादा। लेकिन सूरज की रोशनी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है, तो दोनों के अंदर कोई तब्दीली नहीं देखने को मिलेगी। तो हमको एक बात को नोट करना है, वो क्या, कि C4 पौधों में सीरी यानी सैचुरेशन रुक जाने का अमल वो 360 माइक्रोलीटर 360 पर माइक्रोलीटर है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो C3 पौधे इर्तिकास में इजाफे पर रद्द अमल करते हैं उनके अंदर जो सीरी है वो कितनी है, 450 माइक्रो पर लीटर के बाद मुशाहिदे में आती है। सीरी का मतलब क्या हो गया, सैचुरेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करने का हमने सैचुरेशन किसको बोले, सैचुरेशन बोले कि अब आगे काम होने वाला नहीं है। यानी यहां पर क्या होगा, जियाई तालीफ का अमल क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या उसको हम क्या करें, मुतासिर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये जियाई तालीफ का जो अमल है ये मुतासिर कब होगा, C3 पौधों में कब होगा, C4 पौधों में कब होगा, जब C3 पौधों में 360 माइक्रोलीटर पर लीटर 360 माइक्रो पर लीटर और C4 पौधों में 450 माइक्रो पर लीटर अगर इजाफा होता है तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा, तहदीदी फैक्टर। याद रहेगा। तो यहां पर 360 माइक्रो पर लीटर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी में इजाफा होता है तो यहां पर वो तहदीदी फैक्टर बनेगा, जबकि C4 पौधों में 450। यानी कोई एक ऐसा रहेगा जिसके पास 5 गुलाबी जामुन खाने के बाद वो अब नहीं खा सकता, कोई ऐसा रहेगा जो 10 गुलाबी जामुन खाने के बाद नहीं खा सकता। बात समझ में है। तो किसी के लिए लिमिटिंग फैक्टर 5 है, किसी के लिए 10 है। याद रहेगा मुजाहिद, गुलाब जामुन याद नहीं रखने का, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखने का, समझाने के लिए बोला। ठीक है, तो लिहाजा इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की दस्तयाबी की सतह C3 पौधे के लिए क्या बन जाएगी, तहदीदी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर 450 या 400 के करीब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी आ रही है तो सबसे पहले कौन रुकेगा, C3 पौधा। बात समझ में आई। C3 पौधे के अंदर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड
तहदीदी फैक्टर यानी लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, यानी जियाई तालीब का अमल वहां क्या हो जाएगा, मुतासिर कम। तो C3 पौधे और C3 जो पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा इर्तिकास पर अमल करते हैं और जियाई तालीब की शरह में क्या होता है, इजाफा, जिसकी वजह से क्या होगा, पैदावार में भी क्या हो जाएगा, इजाफा। इस हकीकत का इस्तेमाल ग्रीन हाउस फसलों में या ग्रीन हाउस गैसेस में किया जाता है, मसलन टमाटर, शिमला मिर्च, इनके लिए। तो ग्रीन हाउस गैसेस में क्या किया जाता है, वो जो आप देखते हैं ना मंडप, पिंडाल, शादी वाला नहीं, खेत में जो डालते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस। उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर माहौल में क्या किया जाता है, उगाया जाता है, ताकि क्या हो, अच्छी पैदावार हासिल हो। याद रहेगा। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि इस तरह से क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी में क्या किया जाता है, इजाफा, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी में इजाफा करेंगे तो C3 पौधों में प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, लेकिन एक हद तक। उससे ज्यादा अगर होगा तो फिर वो जो पैदावार है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड उस जगह पर क्या बन जाएगा फिर, लिमिटिंग फैक्टर। कौन सा, मतलब उर्दू में क्या बोल रहे हैं हम उसको, तहदीदी आमिल, क्योंकि अवामिल का मतलब क्या होता है, जमा। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ रहे कि मुजाहिद, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं तो बोलेगा सर समझ रहा क्या, तो बोले गुलाब जामुन ना। अब एक और चीज, दर्जे हरारत, किसकी बात कर रहे हैं हम, टेम्परेचर या दर्जे हरारत। ना आमतौर पे जो तारीख तामुल होता है उसमें खामरों की मौजूदगी होती है, तारीख तामुल में जो होती है वो खामरे की मौजूदगी होती है। हमने कहीं पर भी नूरी तामुल में कोई खामरा पड़ा गया, एंजाइम पड़ा गया, नहीं, वहां तो फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 पड़ा। तारीख तामुल में हमने पढ़ा रूबिस्को, याद आ रहा है ना, और क्या पढ़ा, पी कार्बोक्सिलेज, और ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पड़े, ठीक है। तो तारीख तामुल जब होता है तो किसकी मौजूदगी में होता है, खामरों की मौजूदगी में, और खामरे क्या है, प्रोटीन। अगर दर्जा हरारत बढ़ गया तो वो प्रोटीन क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसका मतलब दर्जा हरारत तो काबू में रखना पड़ेगा ताकि वो प्रोटीन ना टूटे, यानी वो एंजाइम को कोई नुकसान ना हो। तो लिहाजा ये दर्जे हरारत क्या होता है, मुंजबित, मुंजबित मतलब क्या होता है, रेगुलेट, कंट्रोल करके रखा जाता है दर्जे हरारत को। हालांकि नूरी तामुल में भी दर्जे हरारत से मुतासिर होता है, लेकिन ये असर वहां पर बहुत कम होता है। लेकिन तारीख तामुल में अगर दर्जे हरारत बदल गया तो नुकसान ज्यादा होगा। तो C4 पौधे जो होते हैं उनमें ज्यादा दर्जे हरारत पर अमल क्या होता है, जाहिर होता है। जियाई तालीब की शरह वहां क्या होती है, बढ़ा देते हैं, जबकि C3 पौधों में यही अमल दर्जा हरारत अगर बढ़ गया तो क्या हो जाता है, कम। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसा वैसा फोटोसिंथेसिस का अमल बढ़ेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस का अमल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम। ना यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 5 डिग्री है, या यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस, या 20 है, या 30 है, या 40 है, 50 है, 60 है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि 37 डिग्री या 30 डिग्री ये इनके लिए मिनिमम है। अगर यहां तक टेम्परेचर है तो ठीक है, इससे ज्यादा हो गया तो, इससे कम भी हो गया तो नुकसान, इससे ज्यादा भी हो गया तो नुकसान। क्यों, कम हो गया तो प्रोटीन काम नहीं करेगा, जैसा हमारा फ्रिज है, फ्रिज में दर्जा हरारत कम होता है, इसलिए जो फल फूल होते हैं वो सड़ते नहीं, इसके अंदर, इसका मतलब वहां कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। ज्यादा दर्जा हरारत हो गया तो रिएक्शन अगेन नहीं होंगी, लेकिन अब इस मरतबा क्या हो गया, जो प्रोटीन जो एंजाइम थे वो टूट फूट गए। इसका मतलब उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, उतना ही दर्जा हरारत चाहिए, तो ही वो क्या कर सकते हैं, काम। अगर वो दर्जा हरारत कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, अपने काम बराबर से नहीं करेंगे, एक जगह वो रुक जाएंगे, दूसरी जगह वो टूट जाएंगे। नाउ मुख्तलिफ पौधों में जियाई तालीफ के लिए माकूल दर्जे हरारत पर इन्हेसार इनके मस्कन पर है। मस्कन का मतलब क्या हो गया, उनके रहने की जगह, जिसके लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हैबिटाट, जिसमें वो तवाफुक कर लेते हैं। तवाफुक का मतलब क्या होता है, तवाफुक का मतलब होता है अडेप्टेशन। तवाफुक का मतलब क्या होता है, अडेप्टेशन, यानी अपने माहौल के हिसाब से अपने आप को क्या करना है, बदलना है। अगर आप अंटार्कटिका में गए तो आप रह सकते हैं क्या वहां, नहीं, क्यों, क्योंकि आप उस माहौल के हिसाब से अपने अंदर तवाफुक ला सकते हैं क्या, लेकिन आप यहाँ पर
क्योंकि आप यहाँ पर अपने आप के अंदर क्या ला सकते हैं, तब्दीली, अडेप्टेशन, चेंज ला सकते हैं ना। मुंतखे हारा का मतलब क्या हो गया, जो ट्रॉपिकल लैंड है वहां वाले जो पौधे होते हैं उनमें ये माकूल दर्जे हरारत मुंतखा मुतदिला वाले इलाकों में पाए जाने वाले पौधों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। अब ये हो गए ट्रॉपिकल लैंड वाले और ये हो गए टेम्परेट वाले। टेम्परेट और ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल में 3 मौसम आ सकते हैं, लेकिन टेम्परेट में एक मौसम रहेगा जो हमेशा रहेगा। तो नतीजे में यह होगा कि मुंतखा हर्रा वाले पौधों में ये माकूल दर्जे हरारत रहेगा, जबकि मुंतखा मुतदिला वालों के इलाकों में क्या हो जाएगा, ये पौधा दर्जा हरारत बदलते रहेगा। तो वहां पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनके मुकाबले में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यानी इसका मतलब है कि उनकी ग्रोथ वहां पर क्या होती है, ज्यादा, उनका प्रोडक्शन वहां पर क्या होता है, ज्यादा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, मुंतखा हारा वाले पे होता है या मुंतखा मुतदिला वाले पे होता है? अरे दीवानो सेंटेंस पढ़ो ना, मुंतखा हारा वाले में ना, क्योंकि वहां पर जो पौधे होते हैं उनमें माकूल दर्जे हरारत मुंतखा मुतदिला वाले इलाकों के मुकाबले में ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए पौधे कहाँ ज्यादा होंगे, मुंतखा हारा पे। ठीक है, नाउ लास्ट, पानी यानी वाटर। हमको मालूम है पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ना। हालांकि पानी जो होता है ये नूरी तामुल में हिस्सा लेता है। हमने बोला है कि फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है उसमें 2 रिएक्शन होती है, एक होता है नूरी तामुल और एक होता है तारिक तामुल। और नूरी तामुल में हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, जो प्रोटॉन देने वाला है, वो कौन है, पानी। पानी का क्या होता है, लेसिस होता है, आब पाशीदगी पढ़े ना हम लोगों ने, सूरज की रोशनी में टूटने का अमल। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पानी जो है वो नूरी तामुल में हिस्सा लेता है, मगर आमिल की हैसियत से पानी का असर बराह रास्त ज़ियाई तालिब पर होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो दिखता है हमको पानी नूरी तामुल के हिसाब से, ये डायरेक्टली तारिक तामुल में ऐसा नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि ज़ियाई तालिब पर होने के बजाय खुद पौधे के जरिए से होता है। यानी कौन से वाले अमल के, ये ज़ियाई तालिब के अमल पर डिपेंड नहीं है, ये किस पे डिपेंड है, अब सूरज की रोशनी रहेगी तो पानी ऊपर चढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, पानी की कमी जो है ये पत्तियों के स्टोमेटा को बंद करने में मदद करती है। ठीक है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की दस्तयाबी में कमी वाक़ई हो जाती है। फिर इसके अलावा पानी की कमी की वजह से पत्तियां क्या हो जाती है, मुरझाती है, और इनकी सतह की रकबा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये कि इनकी इस्तेहाली सरगर्मी यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी क्या हो जाती है, कमी वाक़ई हो जाती है। यानी यहाँ पर क्या बात समझ में आ रही है कि पानी जो है ये नूरी तामुल में तो हिस्सा लेता है, लेकिन ज़ियाई ताल्लुफ के अमल में ये बराह रास्त जो इसका रोल है उसके बजाय वो खुद पौधे के अंदर अहम रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर पानी कम रहेगा तो पत्तियां सुखड़ जाएगी, पत्तियां सुखड़ गई तो सरफेस एरिया, सूरज को कबूल करने का जो एरिया था वो क्या हो जाएगा, कम। यानी जो फोटोसिंथेसिस करने का अमल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पानी के अंदर अगर कमी हो जाती है तो पत्तियों के स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद करना होता है, तो बंद करने में उससे मदद मिलेगी। लेकिन अगर स्टोमेटा को बंद कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दाखिल। तो ये जो पूरा अमल है, ये पूरा अमल खुद कौन रन कर रहा है, पौधे। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नूरी तामुल है उस नूरी तामुल में पानी का एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन असल में उसका जो रोल है वो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस के अमल में, ज़ियाई तालिफ के अमल में नहीं है। उसके बजाय वो डायरेक्टली कहाँ इन्वॉल्व होता है, पौधे के फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। पौधे के अपने कामों में पानी का बहुत अहम रोल है। स्टोमेटा को खोलना है, स्टोमेटा को बंद करना है, पानी के जरिए होगा। पत्तियों को मुरझाना है, पत्तियों को बड़ा करना है, वो भी कहाँ होगा, पानी के जरिए होगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस करना है, वो भी सारा किसके जरिए होंगे, पानी के जरिए होंगे। इसका मतलब पानी ये ज़ियाई तालिब से ज्यादा पौधे की अपनी खुद की जरूरत है। ठीक है, ऑनलाइन वालों में किसी को कोई डाउट है? आफिया, स्टोमेटा का मतलब ये होता है, हम आगे चल के अभी जो आपका एनाटॉमी है ना, पौधों के अंदर जो पौधों की शक्लें है उसको पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि जो पत्ता होता है ना, इस पत्ते की ये जो लाइन है यानी जो सरफेस है, ये तो हमारी दीवार है, तो हमारी दीवार में क्या मौजूद होती है, खिड़कियां। तो वैसे पत्तों के अंदर भी खिड़कियां मौजूद होती हैं, और वो खिड़कियों से अंदर कौन आता है,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बोला जाता है ओपनिंग होल, सुराख। ओपनिंग होल या सुराख किसके जरिए का होगा? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा। तो अंदर आने जाने के लिए जो रास्ता जो पत्तियों की दीवार पर मौजूद होता है उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। लीफ का सारे फंक्शन को स्टोमेटा नहीं कहते हैं। लीफ के सारे फंक्शन को स्टोमेटा नहीं कहते हैं। लीफ के ऊपर जो शक्ल है, जो खिड़की है या जो दरवाजा है, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। फंक्शंस तो अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह से हमारे घर के अंदर खिड़कियां है और हमारे घर के अंदर जिस तरह से दीवारें है, पिल्लर है, तो घर बनाने के लिए दीवार, पिल्लर जिस तरह से जरूरी है, उस तरह से हवा आने जाने के लिए घर में खिड़कियां जरूरी है। तो वैसे उस लीफ को बनाने के लिए जिस तरह से मीजोफिल सेल जरूरी है, मीजोफिल खलिये जरूरी है, बंडल शीट खलिये जरूरी है, वैसे ही स्टोमेटा जरूरी है ताकि अंदर हवा आए और हवा अंदर से बाहर जाए, ताकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आए और बाहर ऑक्सीजन जाए। तो आने जाने का जो रास्ता है वो है स्टोमेटा। बात क्लियर हुई? हाँ, फंक्शन का मतलब होता है वो कौन कौन से काम अंजाम देने वाला है, और उसी को हम कहते हैं किस तरह से उस काम को अंजाम दे रहा है, तो उसका तरीका क्या रहेगा, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, काम अलग है, मैकेनिज्म उस काम को अंजाम देने का तरीका है। काम क्या चल रहा है? बोर्ड। लेकिन इस बोर्ड पे आपको जो फोटो दिख रही है, इसको दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? हमको यहाँ पर लाइट चालू करना है, वो लाइट इस बोर्ड में आ रही है, उस लाइट की वजह से फिर ये आपको दिख रहा है। तो एक होता है काम, और उस काम के लिए अंजाम दिया जाने वाला तरीके कार, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक, चलिए दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह कल हम इसके बाद वाला बहुत ही अहम सबक है रेस्पिरेशन, उसको स्टार्ट करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये रेस्पिरेशन के सबक को मैं 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, कल और परसों। ठीक है, वैसे ही और आगे के जो चैप्टर्स रहेंगे उनको भी एक एक दिन में या 2-2 दिन में मैं उसको खत्म करने वाला हूं, ताकि अभी तक जो 1 महीने में हमारा नुकसान हो जाए उसकी भरपाई हो जाए। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।